नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री बाय आकाश सर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग बहुत ही जल्द केमिस्ट्री क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, तो आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग तैयार करने वाले हैं और उसका एक पहला पार्ट आज आपके सामने आ जाएगा जिसका नाम है विलयन। और उसमें आज हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा विलयन। हम लोग ये समझेंगे विलयन होता क्या है, ठीक है। उसकी परिभाषा को समझेंगे कि विलयन किसको बोल सकते हैं हम लोग, ओके। सेकंड नंबर पे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, मुझे भी ये चीज पता है बेटा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, सब कुछ आपका तैयार होगा। तो आपको एक ऐसी वीडियो की जरूरत है जो आपको बहुत ज्यादा लिखाए नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराए। जब प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग तभी तो काम में आएगी ना। आप पूरा का पूरा ग्रंथ बना के रख लोगे तो वो किसी काम में नहीं आने वाला हमारे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगी इस चैप्टर में। खैर मैं हर कोशिश करूंगा कि सारे ही टॉपिकों को डिस्कस कर लें हम लोग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे। बाकी का मैं कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिकों को थोड़ा बहुत टच कर लें, ओके। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं आज विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, ठीक है। व्यक्त करने का मतलब क्या है कि इसमें जितनी भी सांद्रता को व्यक्त करने की जो भी इकाइयां आएंगी उन सारी इकाइयों के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं बेटा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विलयन से, ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और हम लोग साइड से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं कि एक्चुअल में विलयन क्या है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बेटा बात करने वाले हैं विलयन। अच्छा, अब किसको विलयन बोलते हैं? सबसे पहले दिमाग में तो यही चीज आती है क्योंकि हम लोग 9th क्लास में मिश्रण पढ़ चुके होते हैं। फिर मिश्रण और विलयन को दोनों को आपस में सोचते हैं, फिर सोचते हैं क्या मिश्रण विलयन है या नहीं है। ज्यादातर कंफ्यूजन यहीं पर हमारे सामने आना शुरू हो जाती है। तो बेटा बिल्कुल मिश्रण विलयन जो है वो भी एक प्रकार का मिश्रण ही है, लेकिन कौन सा मिश्रण है इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो विलयन क्या होते हैं? विलयन बेटा एक सामांगी मिश्रण होते हैं। कैसे मिश्रण होते हैं? सामांगी होते मिश्रण ही है, लेकिन विषमांगी मिश्रण नहीं होंगे। अब मिश्रण भी आप समझ रहे होंगे, सामांगी और विषमांगी दो तरीके के आ गए, ठीक है। तो सामांगी कौन से? जिनमें अवयवों के कण लगभग समान हो, ठीक है। जैसे कि आपने पानी के अंदर रेत को मिलाया तो रेत पानी के अंदर घोल तो दो गया, लेकिन घोलने के बाद अलग ही पता चल जाएगा कि पानी अलग है रेत अलग है उसके अंदर, ओके। लेकिन यही आप पानी में चीनी को मिला दो तो आप अलग अलग देख सकते हो क्या? चीनी जब घुल जाएगी तब, ऐसा नहीं चीनी डाल दी फिर दिखा रहा है कि सर ये तो अलग अलग हो गया, वैसे नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ उसको घोलना है। तो आपने जैसे ही थोड़ा बहुत चम्मच से हिलाया उसको, सारा का सारा पानी चीनी जो होगा पानी के अंदर घुल जाएगा। जब चीनी पानी के अंदर घुल जाएगा तो हम उनको अलग से अलग देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के कण कैसे हो जाएंगे? लगभग समान हो जाएंगे। समान कण हो जाएंगे तो उस प्रकार का जो विलयन बनता है, मिश्रण बनता है, उसको बेटा बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो विलयन क्या होते हैं? एक प्रकार के समांगी मिश्रण ही होते हैं बेटा। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बेटा? विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं, ओके। ये बात समझ में आई होगी। अब ये डेफिनेशन तो वो है जो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, किताबों में भी हमने पढ़ी है बहुत आसानी से, है ना, देख भी चुके हैं इसको। लेकिन इसी की एक दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है। अगर आपको ये याद ना रहे तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो जो कि आपने 9th क्लास में लिखा देखा होगा, विलायक प्लस विलेय, ये दो कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर से मिलकर बन रहा है क्या? विलयन, ओके। यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि हमें को ये चीज पता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि विलायक और विलेय आपस में मिलेंगे तो विलयन का निर्माण हो जाएगा। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि विलायक तथा विलेय के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन कह सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि विलेय तथा विलायक के मिश्रण को ही विलयन कहते हैं बच्चों। विलायक क्या है? तो विलायक को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, विलेय को हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं, ओके। ये ए और बी से क्यों प्रदर्शित कर रहा हूं मैं, तो वो आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग फर्स्ट ईयर में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो ए और बी, ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे वही आदत रहता है जो क्लास में लोग बोलते रहते हैं ना कि पहले पढ़ा था या फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं।
तो बेटा विलायक को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, विलेय को हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। न्यूमेरिकल्स में इसका यूज बहुत होता है क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स का यूज करते हैं, वहां पर पूरा लिखते नहीं है विलायक और विलेय, इस चक्कर में ए और बी उसको मान लिया जाता है। ठीक है बेटा। अब यहीं पर बेटा क्या बात करते हैं हम लोग कि घटक, अगर दो घटक हैं किसी विलयन के अंदर, कितने घटक हैं? दो, तो जो विलयन होगा वो कैसा होगा बेटा? तो द्विअंगी विलयन होगा, द्विअंगी विलयन होगा। और यदि उसमें तीन घटक आ जाएं तो, घटक मतलब कंपोनेंट्स बेटा, जो उसके अंदर मिले हुए होंगे किसी विलयन के अंदर, है ना। तो घटक कितने हो जाएगा? अगर तीन है तो त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? त्रिअंगी विलयन। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना। तो जो विलायक है, विलयन है, वो हमको समझ में आ गया कि विलयन क्या होता है। तो विलेय प्लस विलायक के मिलने से किसका निर्माण होता है? विलयन का निर्माण होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण ही है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के आपस में मिलने से। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, यहां लिख लेना बेटा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? विलयन कहते हैं बेटा। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों विलयन के प्रकारों की। ओके, तो मैं यहां बात कर लूं, यहां नहीं हो पाएगी क्योंकि पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, तो मुझे इसमें डालना पड़ेगा। अगर आप लोग देख लो, अगर नोट नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं हट जाता हूं। आई थिंक हो गया होगा। ओके बेटा, एक्चुअल में आज मुझे पता नहीं चल रही है कि वीडियो कैसी बन रही है, क्योंकि मैं आज अकेला ही हूं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलो भाई, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार, ओके बेटा। तो विलयन के प्रकारों के बारे में बात करने वाले हैं। अब प्रकार इतने सारे हैं ना विलयन के कि हम लोग सीधे एक तौर पर कि 4 प्रकार या 5 प्रकार या 10 प्रकार ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको भी पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। कौन कौन से पार्ट्स? अभी हम लोग देख लेंगे। इसको 3 भागों में इसको लगभग डिवाइड किया गया है अभी तो फिलहाल। ओके, कौन कौन से 3 भाग हैं देखो। एक तो अवयवों की मात्रा के आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर सबसे पहले तुमको ये पढ़ना है कि अवयवों की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार होंगे इसके। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? अवयवों की मात्रा के आधार पर, इसको बॉक्स में बंद कर लो आप, ठीक है। अवयवों की मात्रा के आधार पर आ गया। उसके बाद बेटा विलायक, विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर भी हमको इसके प्रकार पढ़ने हैं। ओके, और उसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ने वाले हैं अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अगर आप लिख ना रहे हो तो मेरे साथ बोलते रहें। आप जितनी बार किसी भी चीज को बोलोगे ना, वो उतनी ज्यादा मतलब ज्यादा बार बोलने के चक्कर में आपके माइंड में वो एक बार को भरना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब भी आप पढ़ोगे ना तो चीजें और आसानी से याद हो जाएंगी। तो जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार उस चीज को रिपीट कर दो। ओके, तो अवयवों की मतलब क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले विलयन पढ़ा, परिभाषा पढ़ी। क्या पढ़ी? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के सामान्य मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, या फिर विलेय तथा विलायक के मिश्रण को विलयन कहा जाता है। फिर हमने विलयनों के प्रकार देखे। प्रकार कितने आधार पर हैं? तो अवयवों की मात्रा के आधार पर, विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर, और अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो सबसे पहले बेटा हम देखने वाले हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर। कितने प्रकार होते हैं विलयन के? तो 5 प्रकार होंगे। ओके, कौन कौन से 5 प्रकार होंगे देख लो आप। मैं एक फ्लो चार्ट में ही इसको कोशिश करूंगा कि सब समझ में आ जाए आपको। तो सबसे पहले आता है बेटा तनु विलयन। तनु विलयन। अब तनु का मतलब क्या है? तो तनु का मतलब पतला, ठीक है। और पतला विलयन कैसे बनेगा? तो पतला विलयन बहुत आसान है समझना, जिसमें क्या हो बेटा? तो विलेय की मात्रा
विलेय की जो मात्रा हो वो कैसी हो, तो मैं पूरा ना लिख के इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आसानी हो। तो विलेय की मात्रा बेटा कम हो, ये नीचे वाला तीर है जो वो कम को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो विलेय की मात्रा जिसमें कम हो तथा विलायक की मात्रा अधिक हो। अच्छा, आप लोग ये समझ पाओगे कि विलेय और विलायक को हम लोग निकालते कैसे हैं किसी भी विलयन के अंदर, तो देख लो थोड़ा सा, आप समझ जाओगे अभी। ये रहा विलेय प्लस ये रहा विलायक, और इसके मिलने से क्या बन रहा था, विलयन बन रहा था ना। पहचानते कैसे, देखो, या तो आप सीधे से एक तरीका अपना लो, ठीक है। कैसे करके, आप ऐसे अपना लो कि जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, विलायक होगा। ओके, अगर आप ऐसा कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो आप दो टर्म टर्म याद कर लो। इसके लिए रख लो को, और इसके लिए रख लो में। देखो मैं आपसे निकलवा भी दूंगा, आप 2 मिनट में निकाल भी दोगे। जहां भी को शब्द का यूज हो वो विलेय हो गया, जहां विलायक यानी कि में शब्द का यूज हो वहां क्या हो गया, विलायक हो गया। जैसे कि बेटा शरबत है, किन किन चीजों के मिलने से बनता है, तो चीनी और पानी के मिलने से, है ना। अब बताओ किसको पानी में घोला जाता है, यानी किसको घोला जाता है, तो चीनी को घोला जाता है। चीनी के साथ को आया नहीं आया, तो चीनी को घोला जा रहा है किस में, तो पानी में घोला जा रहा है। तो पानी के साथ में आ गया, पानी हो गया विलायक। चीनी के साथ को आ गया, चीनी हो गई विलेय। ये बात समझ में आई ना। तो इसको तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, शायद मुझे लगता है आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बच्चों के लिए इसको दोबारा से समझाने का प्रयास किया है, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। चलो बच्चों, तो तनु विलयन कौन से विलयन होंगे, जिनमें विलेय की मात्रा कम होगी तथा विलायक की मात्रा अधिक हो जाएगी, वो विलयन हो जाएंगे तनु विलयन, यानी कि पतले विलयन बनेंगे बेटा। जाहिर सी बात है, अगर आप पानी बहुत सारा, एक मग्गा पानी लेके आओ और 2 चम्मच चीनी उसके अंदर डाल दो, तो जाहिर सी बात है शरबत जो बनेगा कम बनेगा, और मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा। लेकिन इसी के एग्जाम्पल में अगर आप चाशनी ले लो, तो चाशनी तो गाढ़ी होती है ना, उसको तो हम एकदम से ऐसे करके तो नहीं पी सकते, गाढ़ी होती है वो, ठीक है। तो पहला हो गया तनु विलयन बेटा, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल शरबती था, वो आप लिख सकते हो। उसके बाद बेटा आएगा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन कौन से विलयन होंगे, तो सांद्र विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें विलेय की मात्रा अधिक होगी बेटा, जिनमें विलेय की मात्रा अधिक होगी तथा विलायक की मात्रा कम होगी। ये एरो ऊपर के लिए है तो इसका मतलब है कि अधिक मात्रा, नीचे के लिए है तो कम मात्रा, ठीक है। तो विलेय की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी किसमें, सांद्र विलयन में, और विलायक की मात्रा कम होगी बेटा। तो तनु विलयन हो गए, सांद्र विलयन हो गए, फिर आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, इसको देख लो आप थोड़ा सा कि संतृप्त विलयन कौन से विलयन होते हैं। तो वे विलयन जिनमें और अधिक विलेय पदार्थों को ना घोला जा सके। मतलब क्या है, आपने पानी लिया, ठीक, मान लो ये हाथ में मेरे एक गिलास में पानी है, और इधर से मैंने चीनी डाली, गोली, घुल गई, फिर डाली, फिर गोली, फिर से घुल गई, उसके बाद भी डालते गए, लगातार डालते चले गए, तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अब इस पानी के अंदर जो हमारे पास था ना, उसमें और अधिक चीनी घुलना बंद हो जाएगी। आप जैसे जैसे चीनी को बढ़ाते चले जाओगे ना, फिर वो चीनी घुलना बंद हो जाएगी बेटा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें चीनी घुलना बंद हो जाती है, तब उस विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। यानी क्या लिख सकते हैं हम, वे विलयन जिनमें, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं क्योंकि हाई स्कूल वालों में तो पूरा ही लिख देता हूं मैं हाई स्कूल वाले वीडियो में, लेकिन इसमें पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हैं, खुद से ही लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 10th वाले समझदार नहीं है, लेकिन वो बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा ट्रीट करना पड़ता है। आप लोग शायद इतने में ही समझ जाओगे, जहां तक मेरा अनुमान है। तो संतृप्त विलयन क्या है, जिनमें और अधिक विलेय पदार्थों को ना घोला जा सके, और अधिक विलेय पदार्थों को ना घोला जा सके, और अधिक विलेय पदार्थों को ना घोला जा सके, ठीक है। तो विलेय पदार्थ घुलने से मना कर दे, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को आप रोटी दे रहे हो
और वो लगातार रोटी खाता जा रहा है तो लिमिट तक ही खा पाएगा। जैसे ही उसने बहुत सारी रोटी खा ली और उसके बाद आपने एक रोटी और रखी तो क्या बोलोगे, नहीं नहीं भैया बस बहुत हो गया, आत्मा तृप्त हो चुकी है। तृप्त का मतलब ही संतृप्त है, आप ऐसे समझ लो। जब वो और रोटी लेने से ही मना कर दे तो इसका मतलब क्या है कि उसकी आत्मा तृप्त हो गई, और रोटी मत दो, तो हालत खराब हो जानी है बच्चे की। ओके, तो चलो, जिनमें और अधिक विलेय पदार्थों को न घोला जा सके वो बेटा संतृप्त विलयन होते हैं। और उसके बाद आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन कौन से विलयन है? तो असंतृप्त इसका जस्ट अपोजिट होगा, है ना। तो असंतृप्त विलयन का मतलब क्या है? वे विलयन जिनमें और अधिक विलेय पदार्थों को घोला जा सके, यानी कि एक लिमिट तक तो जाए लेकिन संतृप्त विलयन से कुछ कम हो। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि संतृप्त असंतृप्त विलयन में वे विलयन जिनमें और अधिक विलेय पदार्थों को घोला जा सके। ये मैं ऐसे लिख देता हूं, विलेय पदार्थों को घोला जा सके। ठीक है, तो अगर विलेय पदार्थों को घोला जा सके उसमें ऐसे विलयन हैं तो उनको हम असंतृप्त विलयन बोलेंगे बच्चों। ओके, उसके बाद आता है बेटा क्या? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन कौन से विलयन होते हैं? अति संतृप्त, नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, क्या होगा? यानी कि जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाए। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी पेट भर खाना खा चुका था लेकिन आपने बहुत ज्यादा, नहीं नहीं भैया तुम्हें तो खाना पड़ेगा, हमारी मम्मी की कसम आपको ये वो चिपका दिया। खैर मम्मी की कसम तो कोई नहीं देता, उसी की वाइफ की कसम तो दे सकते हैं, अपनी मम्मी की कसम कोई भी नहीं देने वाला। ओके, और अगर तुम्हारी मम्मी की कसम पे उसने खा ली रोटी, इसका मतलब तो पापा को बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलो फिलहाल ये तो मजाक की बात हो गई। ओके बेटा, तो अति संतृप्त विलयन क्या है? तो अति संतृप्त विलयन बेटा जिसमें विलेय की मात्रा, यानी वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा किससे अधिक हो जाए बेटा? तो संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है। संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है। अच्छा, पढ़ाते समय थोड़ी बहुत मजाक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जो बहुत बोर कर देता है। खैर क्लास में तो बहुत होती रहती है, अब यहाँ तो कोई है ही नहीं मेरे अलावा और इस फोन के अलावा, तो उसी को देख के जोक बड़ा कम आते हैं। ओके, तो अगला हम लोग देख लेते हैं बेटा क्या? विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर भी बेटा प्रकार देखने वाले हम लोग, कौन कौन से होते हैं देखो। तो ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठीक है बेटा, तो गैसीय विलयन। अब ये क्या है? विलायक की मात्रा के आधार पर ही तो है, तो जाहिर सी बात है हर किसी में किसकी मात्रा चेंज हो जाएगी? विलायक की। तो अगर ठोस विलयन वो बोल रहा है तो इसमें विलायक कैसा होगा बेटा? तो विलायक जो होगा वो तो होगा ठोस, तथा विलेय, तो विलेय बेटा ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, यानी वो किसी अवस्था में हो सकता है। तो ठोस विलयन कौन से विलयन होंगे? जिसमें विलायक तो हो ठोस अवस्था में, तथा विलेय ठोस द्रव या गैस किसी अवस्था में हो सकता है। सेम इसके साथ भी अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो विलायक किस में होगा? द्रव विलयन की बात करें तो विलायक तो द्रव में होगा, लेकिन विलेय किसी भी अवस्था में रह सकता है, यानी कि ठोस द्रव और गैस किसी भी अवस्था में रह सकता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, किसी भी अवस्था में। ओके, तो ये किसी भी अवस्था में रह सकता है बेटा। अब बात करते हैं गैसीय विलयन की, तो ये भी आप खुद ही समझ गए होंगे। जिनमें विलायक कह रहता हो, तो विलायक तो रहता हो गैसीय अवस्था में, लेकिन विलेय, तो विलेय बेटा कौन सी अवस्था में रहेगा? भैया बोल दिया करो। अच्छा, तुम लोग बोलोगे तो भी आवाज ना आनी है मेरे पास, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा मुझे कि आप लोग साथ साथ में बोल तो रहे हैं कम से कम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बोल ही रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें विलेय क्या होगा? किसी भी अवस्था में। किसी भी अवस्था में रह सकता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर बेटा। चलो,
भौतिक अवस्था के आधार पर भी देख लो जल्दी से फटाफट। तो भौतिक अवस्था के, इस अवस्था के आधार पर कितने प्रकार हो गए? 3, है ना? 3 ही तो प्रकार हुए। इस अवस्था के आधार पर बेटा 9 प्रकार होते हैं टोटल। ओके, कौन कौन से होते हैं थोड़ा देखना ध्यान से। तो 9 प्रकार कौन कौन से होंगे देखो। सबसे पहले तो ठोस का ठोस में विलयन, ठीक है, ठोस का ठोस में विलयन। दूसरा, ठोस का द्रव में विलयन। तीसरा, ठोस का गैस में विलयन। अब आप समझ गए होंगे कि अगला ऑर्डर कौन सा आने वाला है ना? इतने तो समझदार सारे हो जाते हैं इंटर तक आते आते। फिर बेटा द्रव का ठोस में विलयन, और द्रव का द्रव में विलयन, फिर द्रव का गैस में विलयन, और लास्ट में गैस का ठोस में विलयन। गैस का ठोस में विलयन और गैस का द्रव में विलयन, और लास्ट है गैस का गैस में विलयन। ओके, देख सकते हैं आप लोग, ये 8 ही होंगे, 9 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, तो ठोस का ठोस में अगर विलयन है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप? पीतल कैसे मिलता है? तो Zn प्लस कॉपर, दोनों को आपस में मिल दो, दोनों ठोसों को आपस में मिला दिया, जो विलयन बन गया वो पीतल है। ठीक है, तो ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन, है ना? एक ठोस ले लो, द्रव ले लो, जैसे कि आप जल ले लो H2O, और उसमें NaCl ठोस मिला दो, ठोस का द्रव में विलयन हो गया। ठोस का गैस में विलयन, तो आप वायु में धुआं मिला दो, वायु में धुआं, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, द्रव का ठोस में, तो एक द्रव होना चाहिए, एक ठोस होना चाहिए, जैसे कि आप बोल सकते हो जेली, इस तरीके के विलयन जो होते हैं वो जेली होते हैं। ओके, या फिर आप सोने में पारा मिला दो, ठीक है, तो सोने में जब पारा मिलेगा तो द्रव और ठोस विलयन, यानी द्रव का ठोस में विलयन हो जाएगा वो। द्रव का द्रव में विलयन, तो द्रव का द्रव में विलयन तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल वर्तमान में आ सकता है, क्योंकि दिवाली अभी निकली है। ठीक है, कल परसों में दिवाली निकली है, मतलब क्या है? द्रव का कल ही निकली शायद दिवाली। ठीक, तो द्रव का द्रव में विलयन का मतलब क्या है? पानी में, समझ गए ना? तो पानी में दारू मिला दो, दारू मत लिख दियो, एल्कोहल लिखना। ठीक है, तो पानी में एल्कोहल का मिलना, जो कि मेरे हिसाब से अभी 1 हफ्ते तक तो आधी से ज्यादा जनसंख्या उसी को घोल रही होगी, है ना? तो पानी में एल्कोहल अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद द्रव का गैस में विलयन, बेटा थोड़ा देख लेना। तो एक द्रव लेना है और एक गैस लेना है, तो द्रव का गैस में विलयन कौन सा हो जाएगा बेटा? वायु में द्रव का गैस में विलयन, नमी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, तो नमी आ जाएगी। ओके, उसके बाद हम लोग गैस का ठोस में विलयन देखने वाले हैं, और लास्ट में, ठीक है, तो गैस का ठोस में विलयन कौन सा होगा? तो एक प्लेडियम धातु होती है, परमाणु क्रमांक 46 होता है उसका। ठीक है, तो प्लेडियम धातु यानी कि पीडी में आप हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर दो, तो गैस का ठोस में विलयन बन जाएगा। गैस का द्रव में विलयन बनाना चाहते हो अगर, तो आप क्या करो? H2O में CO2 गैस, वो आजकल यूट्यूब पे बड़ा एक चाचा फेमस हो रहा है, वो बड़ा मुंह हिला हिला के वो बेचता है ना सोडा, तो सोडा ही बनता है इससे, H2O प्लस CO2। ओके, उसके बाद आता है बेटा गैस और गैस का मिश्रण। तो गैस और गैस का मिश्रण में क्या आ जाएगा? आप वायु सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो, वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं। ओके, तो ये वायु इसका एग्जाम्पल हो गया। आपको समझ में आ गए ना सारे के सारे प्रकार? सभी प्रकार समझ में आ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इसके बाद आपको प्रकारों को समझने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं इसको मिटा सकूं और इससे आगे की बात हम लोग कर सकें। ठीक है, दूसरा टॉपिक भी हमारा आज का जो टारगेट था उसका क्लियर हो चुका है। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। चलो मैं मिटा देता हूँ इसको। वैसे हम बच्चों वीडियो को पॉज भी कर सकते थे, लेकिन आज कोई है नहीं हमारे साथ और काफी लेट भी हो गए हम लोग, लेकिन फिर भी वीडियो तो बनानी है आप लोगों के लिए। चलो भाई, अच्छा आज मैं डस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूं। चलो,
तो विलेनों के प्रकार डाल लो, हट गया डस्टर, हाथ आई गया, आदत पड़ गई हाथ की मुझे। ओके चलो बेटा, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग उसके लास्ट टॉपिक यानी कि जो तीसरा टॉपिक था क्या था, वो विलेन की सांद्रता को ज्ञात करना। ठीक है, तो विलेन की सांद्रता को ज्ञात करना। तो बेटा ज्ञात करने की बहुत सारी इकाइयां होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी इकाइयां हर चीज को लेने की, है ना। जैसे कि अगर आप आलू लेने जाओ तो ये थोड़ी बोलोगे 2 लीटर आलू दे दो, आलू की इकाई अलग है, किलोग्राम में आलू लिया जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर आप कोई और चीज लेने जाते हो लिक्विड में, तो हम उसके लिए लीटर बोलते हैं कि इतने लीटर ये चीज दे दो। ओके, और जैसे दूध है, दूध के लिए थोड़ी बोलो 5 किलो दूध दे दो भाई, खैर बोल देते हैं हम लोग, लेकिन 5 किलो में दूध नहीं आता है, लीटर में ही दूध आता है। ठीक है, मग्गे से देता है वो, तराजू में तोल के नहीं दे देता है वो। ओके चलो भाई, तो विलेन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए बेटा कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले सारे पॉइंट लिख लेता हूँ, सारी इकाइयां लिख लेता हूँ। तो एक तो होती है मोलरता, जो बहुत कंफ्यूज करेगा अगला वाला टर्म है जो इसका। अगली है मोललता, ये एक जैसे नाम होते हैं, इस वजह से दिक्कत होती है। तो मोलरता को आप याद कर लेना कि इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा आता है बेटा मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, इसको वैसे तो चाई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आप एक्स ही लिख लो, बात खत्म, समझने में आसानी होगी। होता है ऐसा ही है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप उस चक्कर में ही मत पड़ो, सीधे इसी तरीके से कर लो, एक्स से भी कर देते हैं इसको प्रदर्शित। 4 नंबर पे कौन सा आएगा मोल प्रभाज के बाद, तो नॉर्मलता, छूट रहा था ये। नॉर्मलता के बाद द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, नॉर्मलता को एन से लिखते हैं बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत W/W। और 6 नंबर पे आ जाएगा हमारा ppm, यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन, इसको शॉर्ट में ppm ही लिख दूं, चलो पूरा ही लिख देता हूं, पार्ट्स प्रति मिलियन। ओके, हिंदी में क्या होगा, भाग प्रति 10 लाख, भाग प्रति 10 लाख। ठीक है, ppm शॉर्ट हम बोलते हैं इसको। ओके बेटा, तो हमको इन 6 की 6 इकाइयों के बारे में पढ़ना होगा आज। ओके, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, इसका भी बड़ा ख्याल है मुझे। चलो ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो बच्चा बोर हो जाता है, फिर उसका पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए मैं सोचता हूँ कि 25 मिनट के अंदर ही रह जाए, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ओके, तो मैं सबको मिटा लेता हूँ और सबसे ऊपर वाले पार्ट को लिखा रहने देता हूँ। तो बेटा ये मोलरता हमारे सामने है, इसी को हमको ब्रेक करना है अब कि क्या है मोलरता। चलो, तो मोलरता किसको बोलेंगे बेटा, तो मोलरता हम लोग जानते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। मतलब यह है कि मोलरता जो है वो एक्चुअल में उन्होंने इस वाली चीज को, मोलों की संख्या को, जैसे अगर मैं दर्जन बोल दूं तो दर्जन एक नई सी टर्म लगती है ना हम लोगों को, जो छोटे छोटा बच्चा होता है पहली बार सुनता है कि 1 दर्जन केले ले आओ, तो उसको समझ में नहीं आता दर्जन का मतलब क्या है। लेकिन जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि दर्जन का मतलब 12 केले हैं, यानी कि 1 दर्जन में केलों की संख्या कितनी, 12 है। समझ में आया ना। इसी प्रकार से अगर हम मोलरता पूछ लें आपसे, तो मोलरता का मतलब क्या है, तो मोलरता का मतलब है कि 1 लीटर विलयन में मोलों की कितनी संख्या होगी, वो भी किसके मोल, विलेय के मोल, क्योंकि 2 घटक है ना वहां पे, एक विलेय है एक विलायक है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या की अगर बात करेंगे बेटा, तो वो हो जाएगी मोलरता। क्या हो जाएगी, मोलरता। अब इसको यूज किस में करते हैं इसका, मोलरता का, तो मोलरता ज्ञात कराने के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में से 5 नंबर का तो आना ही आना है, चाहो तो लिख लो यहाँ पर। ठीक है, इसमें से कम 5 नंबर आपको देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी के थ्रू 5 नंबर में का आएगा ही आएगा इसमें। मेरी हिसाब से तो न्यूमेरिकल ही आता है मोस्टली, परिभाषा आ गई तो भी अच्छा ही है, लेकिन 5 नंबर का तो आएगा ही आएगा। ओके, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, वैसे न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा आते भी नहीं है केमिस्ट्री में,
और अगर आता भी है तो ऑप्शनल में आता है तो काम चल जाता है हमारा। ओके, लेकिन फिर भी हमें कोई चीज़ नहीं छोड़नी। तो 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बेटा क्या बोलेंगे? मोलरता बोलेंगे। निकालते कैसे हैं तो देखते हैं हम लोग। कैपिटल एम से हमने लिखा एम, विलेय के मोलों की संख्या यानी कि एन बी। बी क्यों लिखा? क्योंकि हमने जब विलेय प्लस ब्लैक किया था ना तो विलेय को हमने बी से माना था। तो एन बी अपॉन आयतन लीटर में विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलेन में उपस्थित। तो विलेन वो भी कैसा आएगा बेटा? लीटर में आएगा। इसी को सही से लिख लो थोड़ा खोल के। तो एम बराबर कैसे निकलेगा? एन बी यानी कि विलेय के मोल, और मोलों की संख्या को निकालते हैं भार बटे अणु भार। ठीक है, तो मोलों की संख्या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार, पहला चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, उसी में ये चीज पढ़ने को मिलती है। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा चैप्टर का नाम है। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम लीटर में है ना, इसको एम एल में चेंज कर लो तो ऊपर कितने से गुणा हो जाएगी? 1000 से। ओके, और ये फॉर्मूला आपके सामने बन के तैयार हो जाएगा बेटा। ये बात समझ में आ गई ना? तो ये हो गई बेटा हमारे सामने मोलरता। इसी से रिलेटेड आता है हमारे सामने मोललता। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से। कैसे करेंगे शो? देख लो, अभी पता चल जाएगा। तो जैसे इसमें किया था ना मोलरता में, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यहां आप करोगे 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर ना करके आप यहां 1 किलोग्राम करो। 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा? मोललता। शॉर्ट में देखो निकालते कैसे हैं। तो m बराबर किसका बात कर रहे थे? विलेय के मोलों की संख्या ना, यानी कि एन बी। ठीक है, थोड़ा सही से लिख लो। तो एन बी अपॉन किसके? विलायक के मोल ना, तो डब्ल्यू ए 1 किलोग्राम है तो ये केजी में आ गया, इसको सॉल्व करके लिख लो। तो m बराबर एन बी अपॉन, जाहिर सी बात है हम इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू एन बी का मान क्या होगा? एन बी अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये तो था ना डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा, अच्छा क्यों आ रहा है? क्योंकि मोलों की संख्या क्या होती है? भार बटे अणु भार। भार किसका? वेट किसका? भार को डब्ल्यू से लिखना है, वेट। वेट किसका? विलायक का, विलेय का। तो विलेय का भार हो गया, विलेय का ही अणु भार हो गया। अणु भार को एम से लिखते हैं, मोलिकुलर मास। चलो, किलोग्राम में है ना ये डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए को ग्राम में चेंज करेंगे हम लोग, और जब ग्राम में चेंज करेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगी, और ये एक नया फॉर्मूला हमारे सामने बन के तैयार हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल हमको किस में करना है? न्यूमेरिकल्स में करना है। तो मोलरता हो गया बेटा, मोललता हो गया। और अब बात करेंगे हम लोग मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज। ओके, तो मोल प्रभाज क्या है बेटा? थोड़ा ध्यान से देख लेंगे हम लोग। मोल प्रभाज में क्या होता है? तो मोल प्रभाज में किसी भी विलेन के अंदर जितने घटक होते हैं, प्रत्येक घटक का अलग अलग मोल प्रभाज निकाला जाता है बेटा। ओके, तो आप जिस घटक का भी मोल प्रभाज निकालना चाहते हो तो उस घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या निकाल लो, तो वो क्या निकल जाएगा? उस घटक का मोल प्रभाज निकल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी विलेन में जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना हो, उस घटक के, शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? मोल प्रभाज कहते हैं। ओके, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि हम विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो मोल प्रभाज को तो x से लिखेंगे, यहाँ x लिख लेता हूं मैं शॉर्ट में। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो जिस घटक का निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या यानी कि एन बी
विलेय के मोलों की संख्या हो गई, और कुल मोलों की संख्या, तो उसमें दो चीजें होंगी, विलायक होगा और विलेय होगी, तो Na प्लस Nb, ये फॉर्मूला हो गया ना, हो गया बेटा, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें एक बात और याद करने वाली है, उसको आप लोग थोड़ा और याद रखना, कि जो विलेय के मोल होंगे, यानी कि पहले घटक के मोलों की संख्या, मोल पहले घटक का मोल प्रभाज, और दूसरे घटक के मोल प्रभाज का मान जो होता है वो सदैव 1 के बराबर होता है। ओके, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, और इसी के साथ आप इकाइयां भी इसकी याद रख लो, जैसे मोलरता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो मोल प्रति लीटर, नीचे तो लीटर है ना, तो मोल प्रति लीटर हो गया। इसकी होती है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, लेकिन मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, तो मोल बटे मोल है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसकी कोई इकाई नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आई, क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात है। तो इससे आगे की बात कर लें, और मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि नीचे तक दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग यहीं देख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इससे आगे की बात करता हूँ मिटाल क्या। ओके, हो गया होगा शायद, ये वाला तो हो ही गया होगा, तो इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहूँ। चलो, ओके, बाकी का आप लोग देखते रहना, और इधर हम लोग बात कर लेते हैं मोल प्रभाज के बाद। नॉर्मलता लिखा था मैंने शायद, नॉर्मलता किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, नॉर्मलता को एन से। होता क्या है नॉर्मलता, तो नॉर्मलता को हम लोगों को देखना है, तो क्या होगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बेटा क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मलता कहते हैं। इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, देख लो आप, एन बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, तो विलेय की बात, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के, हाँ ठीक, तो डब्ल्यू बी अपॉन ई बी का मतलब तुल्यांकी भार, और आयतन लीटर में है तो उसको ml में चेंज करना है, ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगी, ये फॉर्मूला निकल जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या या तुल्यांकी भार होता क्या है। ठीक है, उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या मैंने लिखा ना, तो तुल्यांकी भार होता क्या है, तुल्यांकी भार आप लोग आराम से निकाल सकते हो। और वैसे अगर हम देखा जाए तुल्यांकी भार को किस तरीके से निकालेंगे, तो बहुत ही आसान होगा तुल्यांकी भार को निकालना। अगर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊं तो ये ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर समझाता हूँ तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी आई थिंक। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, तो आप तुल्यांकी भार को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। वैसे अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा बहुत हिंट आपको दे सकता हूँ तुल्यांकी भार निकालने के लिए। तो तुल्यांकी भार, जैसे आपको किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है, ओके, तो आप क्या करो, आप उस तत्व को लो, उसका परमाणु भार ले लो, और बटे एन से उसको डिवाइड कर दो। वहां एन क्या होगा, तो वो एन होगा उस तत्व का, जैसे अगर कोई परमाणु है तो उसकी संयोजकता वो एन हो जाएगी। ओके, अगर कोई अणु है तो ऊपर अणु भार ले लो, नीचे उसका संयोजकता वगैरह जो भी निकल के आ रही है वो लिख दो। तो वहां संयोजकता भी आ सकती है, उसकी क्षारकता भी आ सकती है एन की जगह पर, अम्लता भी आ सकती है, ओके, आवेश भी आ सकता है, तो एन का मान चेंज होता रहता है। ओके, जब मैं तुल्यांकी भार निकलवाऊंगा ना, कोई ऐसा सवाल ले आऊंगा जिसमें तुल्यांकी भार निकाला जा रहा हो, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। इसी वजह से बीच में मैं लाने की कोशिश नहीं कर रहा था इसको, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं, कैसे निकालो, परमाणु भार ऊपर बटे एन। ठीक, जिस भी तत्व का निकालना चाहते हैं, सोडियम का निकालना है तो सोडियम का ले आओ परमाणु भार अपॉन नीचे उसकी संयोजकता यानी 1, तो तुल्यांकी भार 23 हो जाएगा। ओके, चलो बेटा, नॉर्मलता समझ में आ गई ना, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूं, और नॉर्मलता के बाद क्या पढ़ना था हमको बेटा, तो मेरे हिसाब से द्रव्यमान प्रतिशत था आई थिंक। चलो, द्रव्यमान प्रतिशत, तो प्रतिशत अगर आ गया तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज 100 पर ही आएगी, है ना, तो
100 में तो आएगी, तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा किसमें बेटा, तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, है ना, वही तो हो जाएगी बेटा। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, तो हम लोग निकालते हैं विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो किसकी मात्रा पूछ रहा है, विलेय की मात्रा ना, तो विलेय की मात्रा ऊपर रहेगी यानी कि WB, ऊपर से किस में रहेगी विलेय की मात्रा, तो 100 ग्राम विलयन में तो दोनों कंपोनेंट होंगे, तो WA प्लस WB, विलेय की मात्रा, वो भी कितने ग्राम में, तो 100 ग्राम की बात हो रही थी, 100 से गुणा करोगे तो प्रतिशत निकलेगा। ये फॉर्मूला हो गया किसका बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत का। तो प्रतिशत समझ में आ गया, प्रतिशत के लिए 100 से ही गुणा करते हैं। ओके, तो आपने क्या किया, आपने विलेय का भार ले लिया बटे विलयन का भार ले लिया, गुणा कर दी 100 से, प्रतिशत निकल जाएगा आराम से। विलयन में तो दोनों चीजें होंगी ना, विलेय और विलायक, दोनों का सम करेंगे, 9th क्लास में बहुत सवाल किए होंगे इसके ऊपर। चलो बेटा, अब बात करते हैं किसकी, आज के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है, क्या नाम है लास्ट वाले का, लास्ट वाले का नाम मेरे ही दिमाग से निकल रहा है, PPM था, हाँ PPM था। ओके, तो पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स, या मैं शॉर्ट में सीधे लिख देता हूं PPM, पार्ट्स प्रति मिलियन भाग प्रति 10 लाख। ठीक है, तो PPM का इस्तेमाल कब किया जाता है, इस इकाई का उपयोग कब होगा बेटा, तो इस इकाई का उपयोग तब किया जाता है जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो, विलेय की मात्रा बहुत कम होने पर, विलेय की मात्रा बहुत कम होने पर क्या होता है बेटा, जब विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तब इस इकाई का उपयोग किया जाता है, इस इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब विलेय बहुत ज्यादा कम होगा ना बेटा, तब इस इकाई का उपयोग किया जाएगा, अदरवाइज इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। फिर हम देखेंगे कि 10 लाख में कितने विलेय के अणु हैं। ठीक है, कि 10 लाख टोटल विलेय में 10 लाख में से कितने विलेय के अणु आ रहे हैं, मतलब कितने विलेय के मोलों की संख्या है, ये चीज हम लोग निकालते हैं। विलेय की मात्रा क्या है, तो PPM निकालते हैं बेटा। ठीक है, विलेय का PPM निकाल रहे हैं, चलो कैसे निकलेगा, तो WB अपॉन 10 की पावर 6 में निकालना है ना, 10 लाख में निकालना है, तो 10 की पावर 6 नीचे विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। ओके बेटा, और इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, PPM भी निकाल लेते हैं। इसके बेसिस पे कुछ समय से सवाल आना शुरू हो चुके हैं, तो अच्छे खासे सवाल आते हैं एग्जाम में, तो हम लोग इसको भी देख चुके हैं। तो बेटा आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, हम लोगों ने सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और पता नहीं वीडियो कितनी लंबी हुई होगी, मैं देखूंगा अभी जाके कितनी लंबी हुई है, कोशिश करूंगा वीडियो के छोटी हो जाए थोड़ी सी। तो बाकी बातें हम लोग बेटा फिर कभी करेंगे, फिर कभी मैं कोशिश करूंगा वीडियो जल्दी आ जाए, और माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो रेगुलर नहीं आ पाती है, कोई ना कोई काम लग जाता है। तो बाकी बातें कल, आपके इतने ज़्यादा प्यार और इतने ज़्यादा सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।